बात बहुत पुरानी है। एक गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका नाम था कौशल। उसकी एक ही बेटी थी, नाम था मालती, बस 16 साल की। जब मालती पैदा हुई थी तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, तो कौशल ने ही अकेले अकेले मालती को पाल पोस कर बड़ा किया। उसे बहुत प्यार से रखता था। पूरे दिन खेतों में जी तोड़ मेहनत करता, फिर घर लौटकर अपनी बिटिया के लिए खाना बनाता। एक दिन कौशल अपने घर में खाना बना रहा था, तभी पड़ोस की एक बूढ़ी काकी वहां आ गई। बोली, अरे बेटा कौशल, कब तक ऐसे ही अपनी जान खपाता रहेगा? अब तो तेरी बिटिया भी सयानी हो गई है, खाना वाना उससे बनवाया कर। तुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और उसे भी घर गृहस्थी का काम सीख लेने को मिलेगा। कौशल बोला, काकी, मेरी एक ही बेटी है, उसे माँ का प्यार तो मैं दे नहीं पाया, पर पिता का प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो पढ़ लिख कर बड़ी बने। मैंने तो उसे मंत्री की बेटी के साथ पढ़ने के लिए आचार्य जी को अपना पूरा एक खेत दे दिया है। भाई, महल के लोग ही क्यों पढ़ें, गांव के लोगों को भी तो पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं मालती से कोई काम नहीं कराता, ताकि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहे। काकी ने सिर हिलाकर कहा, अरे कौशल, कैसी बातें करता है? पढ़ाई से आज तक किसका भला हुआ है? लड़कियों को सही समय पर घर का काम सिखा देना चाहिए, नहीं तो कल को ससुराल में तुझे ही बातें सुननी पड़ेंगी कि पिता ने कुछ नहीं सिखाया। कौशल ने कहा, अभी बहुत समय है काकी, आप चिंता मत करो, मेरी बिटिया एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी। वो बूढ़ी काकी तो आए दिन उसे ताने मारती रहती थी, पर कौशल हमेशा उनका मुंह बंद कर देता। एक दिन की बात है, मालती ने अपने पिता से कहा, बापू, गांव वाले ठीक ही कहते हैं, मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए। पिता ने बड़े प्यार से कहा, बिटिया, तू बस मन लगाकर पढ़, आचार्य जी जो भी सिखाते हैं उस पर ध्यान दे। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब मेरी बेटी शिक्षा और ज्ञान में महल की महारानी और राजकुमारियों से कम नहीं होगी। मालती मुस्कुराकर बोली, हाँ बापू, यह भी कोई कहने की बात है। कौशल ने कहा, अच्छा बिटिया, मुझे देर हो रही है, तेरा खाना मैंने बना दिया है, समय पर खा लेना। और हाँ, तेरे दोस्त नंदू का खाना भी बना दिया है। इतना कहकर वह खेतों में चला गया। उस दिन कौशल ने खेतों में बहुत मेहनत की, और शाम को जब वह घर लौट रहा था तभी रास्ते में एक सांप आ गया। कौशल ने उसे देखा नहीं और अनजाने में उस पर पैर रख दिया। सांप ने उसे काट लिया। कौशल कुछ देर तक दर्द से तड़पता रहा और फिर वहीं उसकी सांसें थम गई। आस पास के लोगों ने देखा तो दौड़कर आए, अरे देखो, कौशल को सांप ने काट लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? बीवी तो पहले ही मर चुकी थी और अब खुद भी नहीं रहा, इस अकेली बिटिया का क्या होगा? कुछ लोग उसका शरीर उठाकर घर लाए। जब मालती ने अपने पिता को इस हालत में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगी? आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है। तभी एक 7 साल का बच्चा नंदू उसके पास आया और बोला, दीदी, तू अकेली नहीं है, मेरे माँ बाप भी तो नहीं है, इसीलिए तो मैं इधर उधर मारा फिरता हूं। आज से इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 नंदू होंगे। नंदू दरअसल एक अनाथ बच्चा था जो गांव में घूमता रहता था, पर मालती उससे बहुत प्यार करती थी। वह उसे हमेशा खाना खिलाती और उसका ख्याल रखती। मालती ने उस छोटे बच्चे का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, अब हम दोनों साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारा सहारा बनूंगी और तुम मेरा। नंदू बोला, दीदी, आप तो पहले से ही मेरा सहारा हो, मुझे रोज खाना जो खिलाती हो। अब तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। गांव के लोगों ने कौशल का अंतिम संस्कार कर दिया, पर अब उन्हें मालती की चिंता सताने लगी। इस बात पर विचार करने के लिए गांव वालों ने एक पंचायत बुलाई। सरपंच ने कहा, भाइयों, कौशल हमारे भाई जैसा था, अब हमें मालती को सहारा देना होगा। तभी वही बूढ़ी काकी बोली, सहारा तो लड़कियां देती हैं अपने परिवार को, पर ये मालती है, ये किसी को क्या सहारा देगी? ये तो उल्टा बोझ ही बनेगी। मैं तो इसके बाप से पहले ही कहती थी कि इसे घर का कामकाज सिखा दे, पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब बस एक ही रास्ता है, इसका ब्याह कर दिया जाए। मालती रोते हुए बोली, काकी, मुझे ब्याह नहीं करना,
मेरे बापू कहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। काकी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू चुप कर, इतनी सी होकर हमारे सामने जबान चलाती है। तेरे बाप के पास जो खेत था वो तो उसने तेरी पढ़ाई में लगा दिया था और आचार्य जी को दे दिया। अब क्या तू मिट्टी खाएगी? तेरे पिता हम सब पर तेरी जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं, हम बस उसी को पूरा कर रहे हैं और यही गांव वालों का फर्ज होता है। तभी गांव का एक भला आदमी उठा और बोला, मालती ठीक कहती है, अभी वह छोटी है, इतनी जल्दी उसका ब्याह कैसे हो सकता है? काकी बोली, तो क्या तू पालेगा इसको? महंगाई इतनी है, अपने बच्चों का पेट तो तुम भर नहीं सकते, अब चला है दूसरों के बच्चे पालने के लिए। हाँ तू ही बता, तू इसका पालन पोषण कैसे करेगा? इस गांव में यदि कोई ऐसा आदमी है जो मालती की जिम्मेदारी उठा सके तो वो सामने आए। बुढ़िया काकी की बात सुनकर जब कोई सामने नहीं आया तो एक दूसरा आदमी कहने लगा, ठीक है काकी, मालती का ब्याह करवा देना चाहिए। वैसे भी मालती इतनी छोटी नहीं है, 16 साल की हो गई है, पर ब्याह के लिए कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। तभी एक औरत खड़ी हुई और बोली, मेरा बेटा रमेश मालती से शादी करेगा, पर तुम्हारा बेटा तो हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है और मालती अभी 16 की है, जबकि तुम्हारा बेटा 40 का है। ये तो बेमेल ब्याह होगा। काकी ने कहा, अरे अब कोई राजकुमार इसे ब्याहने थोड़ी आएगा, जो मिल रहा है वो ठीक है। ब्याह के बाद रमेश अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझेगा और नशा करना भी छोड़ देगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मालती ने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूं और मैं इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। इससे तो अच्छा यह है कि मैं भी अपने बापू की चिता के साथ जलकर भस्म हो जाती। काकी ने गुस्से से कहा, देख मालती, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तू इस रमेश से शादी कर ले या फिर तुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और फिर गांव वालों को तुझसे कोई मतलब नहीं होगा। मालती ने कहा, ठीक है, मुझे काकी की यह शर्त मंजूर है, मैं अभी की अभी यह गांव छोड़कर चली जाऊंगी। मालती का यह बोलना था कि गांव के सभी लोग मुंह पर हाथ रखिए। बोले, काकी, लड़की गांव छोड़कर कहां भटकेगी, रोक लो उसे। काकी बोली, जाने दो इसे, जब एक दिन बिना छत के रहेगी ना तो फिर इसे अपना गांव याद आ जाएगा। ये कहां जाएगी भला? कल सुबह तक लौटकर वापस आ जाएगी और रमेश से ब्याह करने के लिए तैयार भी हो जाएगी। मैं देखती हूँ इसके पिता के सपने कैसे पूरे होते हैं। अब जाओ सब यहाँ से, अपने अपने घर जाकर बैठो और 2 लोग जाकर मालती को गांव के बाहर छोड़ आओ। इसके बाद गांव वालों ने मालती को गांव से बाहर निकाल दिया। तभी नंदू दौड़कर मालती के पास आ गया, दीदी मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस गांव में सिर्फ आप ही तो थी जो मुझे खाना देती थी, आपके बाद मैं कहां जाऊंगा? मालती ने नंदू का हाथ पकड़ा और चल दी। अभी वह कुछ ही दूर चली थी कि तेज बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। नंदू को चमकती हुई बिजली से बहुत डर लग रहा था। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बारिश कब बंद होगी? मालती बोली, बस कुछ देर में ये बारिश बंद हो जाएगी नंदू, तुम डरो मत। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। मालती नंदू को लेकर वहीं जमीन पर बैठी थी। ठंड से दोनों का बहुत बुरा हाल था, पर उनके पास एक भी कपड़ा नहीं था जिसे ओढ़कर वे अपनी ठंड दूर कर सके। नंदू बोला, दीदी मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी बहुत जोरों से लगी है, इतनी देर हो गई चलते चलते, हम कहाँ जा रहे हैं? नंदू, ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है, अब हम दोनों कहाँ जा सकते हैं? अब हम यही सड़क पर रहेंगे। मालती पूरी रात नंदू को समझाने की कोशिश करती रही। रात बहुत गहरी हो गई थी, लेकिन मालती को कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो जा सके या अपनी कुटिया बनाकर रह सके। मालती ने नंदू को तो सुला दिया था, पर उसके गीले कपड़ों के कारण नंदू ठीक से सो नहीं पा रहा था। पूरी रात गुजर गई, पर मालती ने एक पलक भी नहीं झपकी। जंगली जानवरों की आवाज वहां और भी ज्यादा डर पैदा कर रही थी। सुबह होते ही वहां से राजा की सवारी गुजरी। राजा अपने मंत्रियों के साथ जा रहा था। मालती और नंदू को वहां देखकर राजा रुक गया और कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उठो और अपने अपने घर जाओ। राजा की बात सुनकर मालती का चेहरा मुरझा गया, तो राजा ने पूछा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जो भी बात है हमें बताओ, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। मालती बोली, महाराज मेरा नाम मालती है
और यह मेरा भाई नंदू है। गांव वालों ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया है। मालती ने राजा को सारी बात बता दी। राजा को उन दोनों पर बहुत दया आई और वह उन्हें अपने महल में ले आया। वह मालती से कहने लगा, मालती, अपनी दासी को बोलकर हम तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े और खाना भिजवाते हैं, और अब से तुम महारानी की दासी बनकर रहोगी महल में। जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है और हमें महारानी के लिए एक और दासी की जरूरत थी और तुम हमें मिल गई। मालती ने खुश होकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज कि आपने हमें रहने की छत दी और सिर छिपाने के लिए आसरा दिया। राजा बोला, मैं इस राज्य का राजा हूं, यह तो मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। मालती कई दिनों तक महल में रही। अब राजा ने मालती को रानी के कक्ष की सफाई का काम भी सौंप दिया था। एक दिन मालती कमरे की सफाई कर रही थी तो रानी ने मालती से कहा, मालती, क्या सफाई के अलावा तुम कुछ और भी कर सकती हो? मालती बोली, महारानी जी, मैं जानती हूं कि यह काम मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मैं जल्दी ही सीख जाऊंगी। इसके अलावा मैं आपको कहानियों की, युद्ध और धर्म की किताबें पढ़कर भी सुना सकती हूँ। रानी हैरान होकर बोली, क्या तुमको किताबें पढ़नी आती है? मालती ने कहा, हाँ महारानी जी, ऐसी कोई किताब नहीं है जिसके बारे में मैं ना जानती हो। रानी बोली, अरे वाह मालती, ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बार सुना है कि गांव की कोई लड़की पढ़ी लिखी भी है। क्या यह नंदू तुम्हारा सगा भाई है? मालती ने कहा, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? क्या आपको वह मेरा सगा भाई नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो वह बहुत अपना सा लगता है, बहुत प्यारा है ना वो। बहुत जल्दी मैं उसको पसंद भी करने लगी हूँ। मालती ने कहा, हाँ महारानी जी, और अब तो महल में नया राजकुमार भी आने वाला है, तो इसलिए आपको नंदू और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा। हाँ मालती, यह भी हो सकता है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन महल में सुबह सुबह बच्चे के रोने की आवाज आई और उसके साथ ही दाई माँ घबराई हुई बाहर आई और बोली, महाराज महाराज, आज हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। न जाने क्या मर्जी है भगवान की कि इस महल में बच्चे के रोने की आवाज तो गूंजती है लेकिन किलकारी नहीं। राजा ने कहा, नहीं नहीं दाई माँ, ऐसा मत कहिए। यह हमारा दूसरा बच्चा है। इससे पहले भी हम अपना एक बच्चा खो चुके हैं, अब इसको नहीं खो सकते। हमें इस राज्य के राजपाट को संभालने के लिए एक राजकुमार चाहिए। हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। कोई तो उपाय होगा दाई माँ, जिससे हम अपने बेटे को बचा सके। महाराज, एक रास्ता है, काली नदी का पानी। यदि वह आप अपने बच्चे को पिला दें तो उसका जीवन बच सकता है, लेकिन वह पानी लेने के लिए आपको खुद ही जाना होगा। याद रहे कि उस नदी का पानी इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, ठीक है दाई माँ, मैं काली नदी का पानी लेकर आता हूँ। इधर महारानी ने जब दाई की बात सुनी तो बोली, दाई माँ, यह तुम क्या कह रही हो? पता है ना, काली नदी के पास ही हमने अपने पहले बेटे को खोया था। महाराज फिर से वहां पर जाएंगे तो टूट जाएंगे। दाई माँ ने कहा, महारानी जी, काली नदी का पानी बहुत ही ताकतवर है। इस बच्चे के लिए अब तो महल में दूसरा राजकुमार आ गया है। महाराज और आपके जख्म जल्दी ही भर जाएंगे। राजा बोला, महारानी, हमें हमारे बड़े राजकुमार की सच में बहुत याद आती है, परंतु आज काली नदी पर जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मुझे अपने बेटे को जीवन दान देने के लिए काली नदी का पानी लाना ही होगा। रानी बोली, राजकुमार नकुल के समय भी दाई माँ ने यही बोला था। ऐसी भी क्या बात है मेरे बच्चों में जिनको काली नदी का पानी ही ठीक कर सकता है? और फिर राजा अकेले ही जंगल के रास्ते में काली नदी की ओर चल पड़े। वह जैसे ही नदी के पानी को घड़े में भरने लगे तो नदी का पानी सूख गया। राजा बोले, अरे, इस नदी का पानी तो सूख गया। अब मैं अपने बेटे के लिए काली नदी का पानी कैसे लेकर जाऊंगा? कोई तो रास्ता होगा जिससे नदी मुझे पानी दे दे। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। राजा अब भी कुछ सोच ही पाते कि तभी उनको एक लड़की के चीखने की आवाज आई। यह लड़की के चीखने की आवाज कहां से आ रही है? ऐसे घने जंगल में अकेली लड़की किसी मुसीबत में ना हो। मुझे देखना होगा, लेकिन वहां महल में मेरा बेटा आखिरी सांसें ले रहा है। समय से पहले मुझे महल में लौटना भी है। अगर देर हो गई तो मेरे बेटे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह लड़की, यह भी तो मेरी प्रजा है।
इसकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। मुझे जाकर देखना होगा। राजा घड़े को वहीं छोड़कर पेड़ के पीछे देखने के लिए गए जहां से आवाज आ रही थी। कोई है? देखो, तुम जो भी हो बाहर आ जाओ। मैं यहाँ का राजा हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर आई। लेकिन यह क्या? ये तो मालती थी। वह बोली, माफ कीजिए महाराज, मैंने आपकी और महारानी की सारी बातें सुन ली थी, वो काली नदी के पानी वाली। अच्छा, तो छुपकर तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं महाराज, मैं तो आपकी सहायता करना चाहती हूँ। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम काली नदी का पानी लेकर आएंगे। तुम अभी घर जाओ, यहाँ पर रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मालती बोली, महाराज, आप सबका इतना ख्याल रखते हैं। अगर दुनिया में सारे राजा आपके जैसे होते तो सबका राज्य कितना सुरक्षित हो जाता। राजा बोला, अपनी तारीफ हम महल में आकर भी सुन सकते हैं। इस समय तुम यहां से जाओ। मालती बोली, महाराज, मेरे पास इस समय एक उपाय है, काली नदी का पानी फिर से वापस लाने का। राजा बोले, अच्छा, लेकिन तुम्हें वहां कैसे पता? महाराज, मैंने किताब में पढ़ा है काली नदी के पानी के बारे में। राजा ने कहा, हाँ, महारानी बता रही थी कि तुमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझे मेरे रास्ते से भटका दोगी। राजा मालती को कुछ बोल पाते कि तभी काली नदी के अंदर से एक बहुत बड़ा राक्षस प्रकट हुआ। राजा 2 कदम पीछे हट गए और फिर खुद को संभालते हुए बोले, हे काली नदी के राक्षस, मुझे थोड़ा जल चाहिए अपने बच्चे के लिए। वो राक्षस जोर जोर से हंसा और फिर बोला, तुम्हारी सहायता करके मुझे बहुत खुशी होगी। फिर राजा ने जैसे ही अपना घड़ा उठाकर उस राक्षस की तरफ किया, तभी पीछे से मालती ने लाल रंग की मिट्टी उस राक्षस की तरफ फूंक मारकर उड़ा दी। लाल मिट्टी ने जैसे ही उस राक्षस को छुआ, उसके छूते ही वह जलकर राख हो गया। यह देखकर राजा गुस्सा हो गए और बोले, अरे मूर्ख लड़की, ये तूने क्या किया? अब मेरे बेटे को काली नदी का पानी कहां से मिलेगा? मालती ने कहा, महाराज, मैं जानती हूं आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आप इस किताब पर तो विश्वास करेंगे ना। ये देखिए, इस काली नदी नाम की पुस्तक में यही सब लिखा है कि यदि कोई काली नदी के पानी को छू ले तो उसकी संतान उसके सामने ही दम तोड़ देगी। और यह पुस्तक मेरी नहीं है, आपके महल की पुस्तक है जो मैंने वहां से उठाई थी। मालती ने काली नदी का रहस्य नाम की एक किताब खोलकर राजा के सामने रख दी। राजा यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो गए। तुम्हें यह सब कैसे पता? मालती बोली, महारानी ने जब आपसे कहा था कि उन्होंने पहले बच्चे को भी काली नदी के पास ही खोया था और दूसरे बच्चे के बाद भी दाई माँ ने आपको यहां से पानी लाने को बोला है, तो मैं समझ गई कि यह सब दाई माँ की चाल है। और मुझे याद आया कि एक दिन जब मैं रानी जी को किताब पढ़कर सुना रही थी तो मैंने देखा कि वहां पर काली नदी नाम की एक रहस्यमय किताब है। आप जब यहाँ पर आने के लिए निकले तो बस मैंने इस किताब को देखा और पढ़ा और समझ गई कि यह सब एक साजिश है। राजा ये सारी बातें सुनकर हैरान थे। मालती ने कहा, काली नदी का पानी अमृत नहीं बल्कि अभिशाप है। राजा ने मालती को धन्यवाद दिया और कहा, मालती, तुमने मेरे बेटे को बचा लिया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मालती बोली, महाराज, मेरा शुक्रिया बाद में कीजिएगा, पहले आप असली मुजरिम को तो पकड़ लीजिए। राजा बोले, मुजरिम तो पकड़ा ही गया समझो। मालती ने पूछा, वो कैसे महाराज? राजा ने कहा, वो दाई माँ ही मेरे बड़े बेटे की कातिल है। मालती ने कहा, नहीं महाराज, वो तो सिर्फ एक मोहरा है, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। और फिर मालती और राजा महल की तरफ चल दिए। जब वे महल में आए तो दाई माँ रानी के पास बैठी हुई थी। राजा ने अपने मंत्री को इशारा किया। मंत्री ने दाई माँ को पकड़ लिया और सबके सामने दरबार में पेश किया गया। महारानी भी बच्चे को लेकर दरबार में आ चुकी थी। राजा ने भरे दरबार में कहा, दाई माँ, मैंने और महारानी ने आप पर इतना विश्वास किया और आपने हमारे साथ क्या किया? दाई माँ बोली, अच्छा, तो तुमको सब कुछ पता चल गया? राजा ने कहा, हाँ, पता चल गया, लेकिन अब तुम ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? दाई बोली, मैंने वही किया जो सही था। राजा ने कहा, एक बच्चे को उसकी मां से अलग करना क्या सही है? एक राजकुमार को उसके राज्य से अलग करना क्या तुम्हारी नजर में ठीक है? दाई बोली,
और तुमने जो किया क्या वो ठीक था? ये सुनकर राजा हैरान रह गए और बोले, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? बोलो। तुम्हारे कारण मैंने अपना बड़ा राजकुमार खो दिया। पहले राजकुमार के जन्म पर भी तुमने मुझे काली नदी का पानी लाने को कहा था, और तुम्हारी बात मानकर तुम्हें और अपने बच्चे को लेकर जब मैं जंगल में गया था तो मैंने बच्चा तुम्हारी गोद में दिया था और काली नदी का पानी लेने के लिए चला गया। तभी तुमने शोर मचा दिया कि राजकुमार को जंगली भालू उठाकर ले गया, और मैंने तुम्हारी उस बात पर विश्वास भी कर लिया था। तुमने सोचा भी है कि वो 7 साल हमारे लिए और रानी के लिए कैसे थे? दाई ने कहा, क्या आपको लगता है महाराज कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया? क्या आप भूल गए रुक्मणी को? रुक्मणी का नाम सुनकर महाराज चुप हो गए। दाई माँ बोली, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने तो बस रुक्मणी का साथ दिया है। इसे मैंने इस महल में अपने बच्चों की तरह पाला था। मैंने उसका साथ दिया, जबकि आपको उसका साथ देना चाहिए था, लेकिन आपने उसके साथ धोखा किया। इतना बोलकर दाई माँ वहां से जाने लगती है। तभी सैनिकों ने दाई माँ को चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने सैनिकों को इशारा किया और सैनिकों ने दाई माँ का रास्ता छोड़ दिया। दाई माँ महल से निकलकर बाहर चली गईं। राजा भी उनके पीछे पीछे गांव से बाहर की तरफ चल दिए, और फिर राजा एक झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाने लगे, कोई है अंदर? उस झोपड़ी में एक पति पत्नी रहते थे। अंदर वे आपस में बातें कर रहे थे। पत्नी बोली, देखो जी जरा, आज इतने सालों के बाद हमारे दरवाजे पर कौन आया है? जाने किसकी नजर लग गई इस घर की खुशियों पर। कभी वो दिन भी थे जब लोग हमको झुककर प्रणाम किया करते थे, और आज का दिन देखो, जिधर भी जाते हैं लोग हमें जूते चप्पल फेंक कर मारते हैं, हमें चोर कहकर बुलाते हैं। आदमी बोला, चिंता मत करो, मैं जाकर देखता हूं कौन है, और जहां तक सच्चाई की बात है तो एक ना एक दिन वो लोगों को पता लग ही जाएगी, और उस दिन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। झोपड़ी के अंदर से वो आदमी बाहर आया तो सामने राजा को खड़ी देखकर वह चौंक गया। राजा बोले, जयचंद, क्या रुक्मणी अंदर है? मुझे उससे बात करनी है। तभी रुक्मणी भी राजा की बात सुनकर वहां पर आ गई। रुक्मणी ने जब राजा को देखा तो वह कहने लगी, तुम यहां पर इतने सालों बाद क्या लेने के लिए आए हो? मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है। मेरी एक बेटी है जो केवल अभी 4 महीने की है, और मैं उसे पानी पिलाकर पाल रही हूं। मेरे पति रात दिन मेहनत करते हैं, पर उनको कोई 4 पैसे भी नहीं देता। 2 रोटी फेंक कर देते हैं, वही रोकी सूखी हम पानी में भिगोकर खा लेते हैं। हर कोई हमें चोर कहता है। अब और क्या चाहिए तुमको? राजा बोले, रुक्मणी, तुम्हारी बेटी दूध की जगह पर पानी पी रही है, उसका जिम्मेदार मैं हूं। अगर उस दिन मैंने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर तुम्हें महल से बाहर नहीं निकाला होता तो आज मैं इतने दुख में नहीं होता। यह सब मेरे ही कर्मों की सजा है। सच कहूं तो समय ने मुझे सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो। महल चलो और मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही इस राज्य की असली अधिकारी हो। ये तुम्हारे पिता का सिंहासन है। और मैं जब 9 साल का था, जब अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां के साथ मैं महल में आया था। तुम्हारे पिता यानी मेरे मामा ने मुझे इतने प्यार से पाला, लेकिन मेरे मन में उनकी राजा गद्दी का लालच आ गया और मैंने उनकी हत्या करवा दी। उसके बाद मैंने प्रजा की इतनी सहायता की कि उनके दिल में कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ मुझे लेकर। बस वो तो मुझे ही राजा बनता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन सच बात तो ये है कि जब मैंने अपने मामा जी की हत्या करवा दी, उसके बाद से मेरा मन पछतावे की आग में जलने लगा, और उस पाप के प्रायश्चित के लिए मैंने यह फैसला कर लिया था कि मैं हमेशा अपनी प्रजा के असहाय और गरीब लोगों की तन मन धन से सहायता करूंगा। शायद यह करके मुझे मेरे पाप से मुक्ति मिल सके, क्योंकि मेरे मामा जी का भी यही सपना था। अब तुम देखो कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमको सब कुछ वापस कर दूंगा, बस तुम वापस महल चलो। रुक्मणी बोली, अब सब कुछ बदल गया है। मेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। मैं वापस जाकर क्या करूंगी? तुमने जो किया उसकी सजा तुम भुगत चुके हो। तुम्हारे बड़े बेटे को मैंने ही दाई माँ से लेकर गांव में छोड़ दिया था। तुम्हारा बड़ा बेटा मरा नहीं था, बल्कि मेरे कहने पर ही दाई माँ ने तुमसे झूठ बोला था, और मैंने तुम्हारे पुत्र को दाई माँ से ले लिया था और उसे गांव में छोड़ दिया, ताकि वह दर दर की ठोकरें खा सके और अनाथों का जीवन जिए। एक एक टुकड़े के लिए वह तरसता रहे। राजकुमार होकर भी
वह 7 साल तक अनाथों की जिंदगी जीता रहा, लेकिन किस्मत ने उसको मालती से मिलवा दिया और वह फिर से उसे महल में ले गई। तुमने जो मेरे साथ किया, मैंने उसका हिसाब बराबर कर दिया। राजा ने हैरत से पूछा, तो क्या नंदू मेरा बड़ा राजकुमार है? रुक्मणी ने कहा, हाँ। राजा खुशी से बोले, मेरे दोनों राजकुमार जिंदा है। रुक्मणी, तुम महल लौट चलो। मैं जानता हूं कि तुम नहीं जाना चाहती, पर तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए तुम यह सब कर सकती हो ना। रुक्मणी के मना करने के बाद भी राजा उसको अपने महल में ले आए और सबके सामने उन्होंने सच्चाई बताई और रुक्मणी से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने महल को 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें से 2 हिस्से 2 राजकुमारों के थे। एक हिस्सा रुक्मणी का था और चौथा हिस्सा मालती का। राजा के उत्तराधिकारियों में मालती का नाम सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। ये लड़की तो बहुत शातिर निकली, महल के अंदर से भी इसने हिस्सा ले लिया। इसके बाद राजा ने सारी प्रजा के सामने रुक्मणी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और मालती को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि मालती ने मेरे दोनों बेटों को बचा लिया। और फिर सब मिलकर एक साथ उसी महल में हंसी खुशी रहने लगे। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसानियत और अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। एक मासूम की मदद ने एक नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया। जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसकी किस्मत उसे ऐसी जगह ले जाती है जहां से उसकी सारी मुश्किलों का अंत हो जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुल्तानपुर। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ घर एक दूसरे से काफी दूर बने थे। बड़ी मुश्किल से इस गांव में कुल 40 घर थे। इस गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था रघु। रघु बहुत ही सच्चा और भगवान पर भरोसा रखने वाला इंसान था। उसकी ईमानदारी ऐसी थी कि लोग उसे बहुत इज्जत देते थे। भगवान की कृपा से उसके 5 बच्चे थे और उसकी पत्नी भी बड़ी समझदार और अच्छी औरत थी। नाई अभी अपनी जवानी पूरी तरह जी भी नहीं पाया था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख आ गया। उसकी हमसफर, उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। सर्दियों के दिन थे और नाई की पत्नी को निमोनिया ने घेर लिया। गांव के वैद्यों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला। नाई की पत्नी ने दम तोड़ दिया। नाई की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। उसके बच्चे अभी छोटे ही थे। 3 बेटे और 2 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी 12 साल की थी। नाई अब घर के सारे काम करता और बाहर के भी। वह रोजाना अपनी रोटी कमाने के लिए जाता। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर नाई ने सीधे मना कर दिया। नाई बहुत हाथ पैर मारता, पर इतनी ही कमाई कर पाता कि बस 2 वक्त की रोटी मिल सके। गांव वालों ने कुछ मदद की, पर वे कब तक करते। वैसे भी अपनी मेहनत के बिना कुछ भी हाथ नहीं आता। नाई ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं, रोज कोई बाल या दाढ़ी बनवाने के लिए नहीं आता। इसीलिए क्यों न दूसरे गांव में जाकर अपनी किस्मत आजमाई जाए। अब दूसरा गांव पहाड़ी के नीचे था, जो नाई के गांव से 6 मील दूर था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल होता था, पर नाई के गांव में किसी के पास बैलगाड़ी थी ही नहीं। वैसे भी पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल था। नाई सुबह जल्दी उठता, जरूरी काम निपटाता, बच्चों को खाना खिलाता और फिर उन्हें घर में रहने की हिदायत देता। आस पास के 2-4 घरों में वह कह देता कि मेरे बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह नाई मुंह अंधेरे ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के बीच से होता हुआ दूसरे गांव की ओर चल देता। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी कम पानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद ही वह दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी माली हालत में काफी सुधार आ गया था। बस मुश्किल थी तो आने जाने की, पर नाई अब इसका आदी हो चुका था। दूसरे गांव में काम करते हुए नाई को अब 5 महीने बीत चुके थे। एक दिन नाई दूसरे गांव से अपने गांव वापस आ रहा था। नदी पार करने के बाद नाई ने गांव की राह पकड़ी तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी, जिसे देखकर वह हैरान रह गया।
पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत और जवान औरत नाई को बड़े प्यार से देख रही थी। नाई डर गया। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से आवाज आई, रघु रुक जाओ। ना चाहते हुए भी रघु रुक गया। औरत खुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और नाई के पास पहुंच गई। नाई बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? औरत कहने लगी, मेरा नाम शीला है, मैं फूलनगर में रहती हूँ। नाई अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा कि फूलनगर नाम का गांव तो आस पास कोई है ही नहीं। नाई कहने लगा, यहाँ के आस पास के गांव के नाम तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें उसके बारे में पता नहीं है। नाई बोला, तो मैं क्या करूं? औरत बोली, रघु मैं तुम्हें रोज यहां से जाते हुए देखती हूं, आज बात करने का दिल चाहा तो चली आई। नाई बोला, मेरे घर में मेरे बच्चे मेरा रास्ता देख रहे होंगे, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास ये सब बातें करने का समय नहीं है। नाई ने इतना कहा और आगे चलने लगा। वह घर वापस पहुंचा। उसने बच्चों को खाना खिलाया और सो गया। इस औरत वाली घटना के बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक नाई को वह औरत नहीं मिली, क्योंकि दिन अब जल्दी जल्दी ढलने लगे थे। नाई अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन भी रखने लगा था। 5वें रोज फिर वही औरत नाई को उसी जगह पर मिल गई। लालटेन की रोशनी में वह औरत बहुत ही डरावनी दिखाई दे रही थी। एक बार तो नाई भी डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे घर जल्दी जाना है, आज मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम इस समय घर से निकलकर क्यों आती हो? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें टोकते नहीं है? औरत बोली, नहीं, मुझे कौन टोक सकता है? नाई ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह है। औरत बोली, रघु मुझे कोई टोक नहीं सकता, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीने से यहाँ से गुजरते हुए देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते हुए देखा था तो देखती ही रह गई थी। नाई ने कहा, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। औरत बोली, रघु तुम कुछ न कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी इस बात पर नाई हक्का बक्का रह गया। नाई बोला, मैं तुम्हें जानता नहीं तो फिर शादी की बात तो बहुत ही दूर है। मैं बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालता हूँ, शादी का बोझ उठाना अब मेरे बस की बात नहीं है। औरत बोली, रघु अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर के हालात सुधर सकते हैं। नाई ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का कोई चिराग है? औरत बोली, सोच लेना रघु, मैं तुम्हें यहीं पर मिलती रहूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों की झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। नाई भी बड़बड़ाता हुआ अपने रास्ते चल दिया। अगले रोज फिर उसी जगह पर उसे वह औरत मिल गई। बोली, रघु तुमने क्या सोचा? नाई बोला, तुझे मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता नहीं कि मेरे 5 बच्चे हैं, तुम्हारे घर वाले राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं? नाई ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने कहा, सोच लो रघु, तुम्हारे पास अभी समय है। इतना कहकर वह औरत फिर से वापस चली गई। अगले दिन नाई का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जिस गांव में वह काम करने जाता था उस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे। नाई अब उनके पास गया और खुद के साथ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में उन्हें बताया। बुजुर्ग आदमी ने बड़े ही ध्यान से नाई की सारी बातें सुनी और कहने लगा, रघु मैंने भी फूलनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। रघु तुम आज ऐसा करना, जब वह औरत तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझाकर रखना और उसकी आंखों को बड़े ही गौर से देखना कि वह अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पांव भी देखना कि उसके पंजे कौन सी तरफ है। कल आकर मुझे बताना, तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगे। नाई ने अब अपने घर की राह ली। जब वह नदी पार करके उस जगह पर पहुंचा तो वह औरत वहीं पेड़ पर उसे बैठी हुई नजर आई। नाई ने उसे ध्यान से देखा तो वह पेड़ से नीचे उतरी और रघु के पास आ गई। बड़े प्यार से बोली, रघु तुमने आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? नाई बोला, हाँ आज कुछ काम ज्यादा था। नाई उसकी आंखों को बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, साथ ही साथ दहशत भी थी। नाई एक बार तो चकरा ही गया। वो अपने आप को संभालते हुए
उसके पैरों की ओर देखने लगा, मगर उसके लंबे लहंगे की वजह से वह उसके पैरों को न देख पाया। फिर नाई को अचानक कुछ सूझा और वह कहने लगा, अरे मैं आज तुम्हारे लिए पायल लेकर आया हूं। इतना कहकर नाई अपने थैले को झूठ मूठ ही चटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर उठाया और बोली, आओ रघु, पहना दो मुझे पायल। नाई ने जब ये देखा तो डर के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फिर वह जल्दी से बोला, अरे लगता है कि मैं पायल दुकान पर ही भूल आया हूं, कल आऊंगा तो लेता आऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रघु, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों की झाड़ियों में कहीं चली गई। नाई जल्दी जल्दी चलता हुआ अपने घर पहुंचा। उसने घर पहुंचकर सारे काम किए, बच्चों को खाना खिलाया, फिर बिस्तर पर सो गया। बिस्तर पर वह लेट तो गया, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह नाई ने अपने सारे काम निपटाए और दूसरे गांव पहुंच गया। वह सीधा उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उसे कल बीती हुई सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। नाई बोला, क्या मतलब है? बुजुर्ग बोले, उसने तुम्हें अपने गांव का नाम फूलनगर बताया है। दरअसल उसने अपनी दुनिया के गांव का नाम तुम्हें बताया है। उनकी एक अलग दुनिया होती है, कभी कभी गलती से वे हमारी दुनिया में आ जाते हैं। नाई बोला, जी आप मुझे साफ साफ बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोला, रघु, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वो एक भूतनी है जो तुमसे सच्चा प्यार कर बैठी है। बुजुर्ग की बात सुनकर नाई के चेहरे का रंग उड़ने लगा। नाई बोला, अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोले, वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो नाई बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हें उसे मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेने हैं और फिर वह तुम्हारे बस में हो जाएगी और कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगी। मगर याद रखना कि कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। उसके बालों को ऐसी जगह पर छुपा देना जहां पर वह उन्हें कभी ढूंढ न सके। नाई ने कहा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोले, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे प्यार भरी बातें करो, जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सच सच तुम्हें बता देगी। मेरी मानो तो उसे अपने बस में करके रखो, नहीं तो वह हर हाल में तुम्हें बर्बाद कर देगी। अगर तुम उसके कहे के अनुसार नहीं चलोगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। नाई अब दिन भर सोचता रहा और जब सांझ हुई तो अपने गांव की तरफ चल दिया। आज वह औरत फिर से उसे उसी जगह पर मिल गई। आज वह पहले की तरह खूबसूरत लग रही थी। नाई ने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अब उसका राज नाई को पता चल गया है। नाई के मन में अब उसके बाल काटने की योजना चल रही थी। वह बोला, अरे तुम्हारी पायल। ये कहते हुए नाई ने अपने थैले को जमीन पर रखा और उसे टटोलने लगा। तभी वह औरत पायल को देखने की उत्सुकता से नीचे को झुकी तो नाई ने अपने तरीके से उसके चेहरे के पास लटकते हुए बालों की एक लट को झट से काट लिया। अब तो वह औरत जोर जोर से रोने लगी और अपने डरावने रूप में आ गई। उसे देखकर नाई को बड़ा ही डर लग रहा था। वह औरत बोली, रघु, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे प्यार का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम ही थी, मगर तुमने मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। नाई बोला, अच्छा तो पहले तुम उसी रूप में आ जाओ और अपने बारे में मुझे सब सच सच बताओ। और फिर वह औरत अपने खूबसूरत रूप में आ गई और कहने लगी, मेरा नाम शीला है, हमारी बस्ती फूलनगर में है। एक दिन मैं घूमती घूमती इधर आ निकली थी। मैंने जब तुम्हें शाम को यहां से गुजरते हुए देखा तो मैं तुम पर मोहित हो गई। अब तो मैं तुम्हारी गुलाम हो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नाई ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर मेरे बच्चों के सामने अपने असली रूप में कभी भी आने की कोशिश मत करना। कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पांव न देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज के बारे में किसी को पता न चले, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। शीला बोली, हाँ मैं जानती हूँ। अगर तुम मेरे बाल न भी काटते तो भी मैं तुम्हारी हर बात मानती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए खुश हूँ। नाई ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बारे में कोई गलत ख्याल कभी मत पालना। शीला ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी रघु। नाई बोला, चलो मेरे साथ,
और फिर वो नाई के साथ साथ चलने लगी। घर पहुंचे तो उसकी बेटी ने पूछा, बापू ये कौन है? नाई ने कहा, बच्चों ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बड़े ही खुश हुए। नाई खाना बनाने लगा तो शीला बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के सारे काम की जिम्मेदारी मेरी है। सच में अब नाई की दुनिया ही बदल गई थी। घर के सब काम अब अपने आप होने लगे। नाई ने अपने बच्चों को सख्ती से यह कह दिया था कि माँ के बारे में किसी को बाहर नहीं बताना। बच्चे अब जब घर से बाहर खेलने के लिए जाते तो लोग ये देखकर अचंभे में पड़ जाते कि नाई के बच्चे अब धुले और साफ सुथरे कपड़े पहनते थे। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा था। असल में शीला दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी शीला को नाई के द्वारा काटे गए बालों का ध्यान आता तो उसे बड़ा ही दुख होता, क्योंकि वह अब अपनों से नहीं मिल सकती थी, अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। नाई ने वह बाल एक हंडिया में डालकर घर की दीवार के पास दबा दिए थे। समय बीतता गया। बच्चे अब बड़े होने लगे थे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है, कौन तुम्हारे घर का सारा काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। ये सुनकर लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इनकी माँ को तो मरे हुए सालों बीत गए हैं। फिर एक दिन सांझ को पड़ोस की एक औरत चुपके से नाई के घर में ताक झांक करने लगी। बस शीला से उसी दिन भूल हो गई और पड़ोसन को वो सब्जी काटते हुए नजर आ गई और उसने शीला के उल्टे पांव देख लिए। पड़ोसन तो वहीं पर बेहोश हो गई। होश आया तो उसने घर में जाकर अपने पति को सारी बात बताई। पति कहने लगा, अब ये बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालना। अगर ये बात झूठी निकली तो कोई भी गांव में हमारी बात का यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति नाई के घर में ताक झांक करते रहे। तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया और उसके उल्टे पांव भी देख लिए। फिर ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब नाई के घर को भूतनी का घर कहने लगे। नाई का घर अब भूतनी के घर के नाम से मशहूर हो चुका था। उड़ते उड़ते ये बात नाई के कानों में भी पहुंच गई तो नाई बड़ा घबराया और घर जाकर वह शीला से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। शीला बोली, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ पर काम किया, तुम्हारे बच्चों की देखभाल की। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर नाई अब उसका आदी हो चुका था। हर काम उसे तैयार मिलता तो कौन पागल उसे आजाद करे। नाई ने मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद नाई का सबसे छोटा बेटा उसी दीवार के पास, जहां नाई ने शीला के बाल हंडिया में डालकर छिपाए थे, वहीं पर खेल रहा था। खेल खेल में वह मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते काफी देर हो गई तो शीला उस लड़के के पास उसे कुछ खाने के लिए देने को आई तो उसकी नजर उस हंडिया पर पड़ गई। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस हंडिया में क्या है? मैं कब से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। शीला ने हंडिया को बाहर निकाला तो अपने कटे हुए बालों को उसके भीतर पाया। शीला ने झट से वह बाल लिए और उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब शीला नाई की कैद से आजाद हो चुकी थी। नाई जब शाम को अपने घर आया तो शीला बोली, रघु, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती। इस दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं तो यहीं पर कैद होकर रह जाऊंगी। नाई बोला, हरगिज नहीं। शीला बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हें देख रही थी। असल में मैं तो अब आजाद हूं। तुम मेरे उन कटे हुए बालों की सुरक्षा नहीं कर सके। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस हंडिया में कुछ छोड़कर जा रही हूं। मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। इतना कहकर शीला वहां से गायब हो गई। नाई उसे आवाज देता रह गया, लेकिन वह नहीं रुकी। नाई अपना सिर पीट कर रोने लगा। नाई ने हंडिया को तलाश किया तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के मिले, जिन्हें देखकर वह खुश हो गया और सोचने लगा कि अब मेरी आगे की जिंदगी बड़े आराम से कट जाएगी। इसी गांव में रहते रहते अब इस कलंक को वह नहीं धो सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को भूतनी का घर ही कहते थे। अंत में नाई ने एक दूसरे शहर में नया घर ले लिया और अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहने लगा।
और अब उसका जीवन बड़ा ही सुखमय था। सज्जनपुर के जमींदार शमशेर चौधरी की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे जब उनके घर में एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया, जिसका नाम रेशमा रखा गया। पर दुख की बात यह थी कि बच्ची ने बैठना भी नहीं सीखा था कि उसकी मां का देहांत हो गया। शमशेर चौधरी को अपनी पत्नी के जाने का बहुत दुख हुआ और वो पागल सा हो गया। कोई उसे हंसते नहीं देखता था। सिर्फ जब उसकी नन्ही बेटी रेशमा उसकी गोद में होती तभी वो मुस्कुराता। शमशेर चौधरी ने कसम खाई कि वो अपनी बेटी के लिए कभी दूसरी शादी नहीं करेगा। उसने बेटी की देखभाल के लिए एक दाई भी रखी और खुद भी अपना ज्यादातर समय उसकी देखभाल में ही बिताता। इसी तरह दिन बीतते गए और रेशमा अब 4-5 साल की हो गई। उसका दिल चाहता था कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेले, उनसे बातें करे, पर शमशेर चौधरी की बड़ी कोठी के आसपास कोई बच्चा नहीं था। अकेलेपन की वजह से रेशमा उदास और चुपचाप रहने लगी। शमशेर चौधरी उसका दिल बहलाने के लिए कई तरह के खिलौने लाता, पर रेशमा के लिए वो सब बेकार था। चौधरी सोचता कि मैं अपनी बेटी का दिल बहलाने के लिए क्या करूं? इसके लिए कोई साथी कहां से लाऊं? एक दिन की बात है, जब चौधरी अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि गांव के पास ही बंजारों ने डेरा डाला था। वहां बंजारे दूसरे राज्यों से आकर चाकू, छुरिया और घोड़े लाते थे और घूम घूम कर बेचते थे। इनमें कुछ बाजीगर थे तो कुछ सपेरे। शमशेर चौधरी हमेशा इनसे नफरत करता था, क्योंकि कई बार इनमें से कुछ लोग चोर भी होते थे। चौधरी अपने घोड़े को रोककर उनके खेमों को बड़ी नफरत से देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बूढ़े सपेरे पर पड़ी जो बैठा अपने सांप को दूध पिला रहा था। उसे कुछ ही दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। चौधरी सपेरे को देखते हुए अपने घर की तरफ चल दिया, पर कुछ दूर जाते ही उसने फिर से घोड़े को रोक लिया। उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर जम गई जो बहुत सुंदर थी और उसकी शक्ल रेशमा जैसी लगती थी। अचानक चौधरी को ख्याल आया कि मेरी बेटी रेशमा हमेशा अकेलेपन की वजह से उदास रहती है। अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो ये रेशमा की अच्छी सहेली बन सकती है, पर यह मुझे कैसे मिलेगी? फिर उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि मैं इस लड़की को उठाकर ले जाऊं, शायद कोई मुझे देख ना सके और ये बंजारे कुछ दिनों तक ढूंढने के बाद चुप हो जाएंगे। अगर इन्हें पता भी चल गया कि मैंने इस लड़की को उठाया है तो मैं इन्हें पैसे देकर खुश कर दूंगा। इतना पैसा दूंगा कि ये अपनी लड़की को भूल जाएंगे। चौधरी ने एक बार फिर दूर तक देखा और जब कोई नहीं दिखा तो वो लड़की के पास गया और उसे जबरदस्ती उठाकर घोड़े पर बिठा लिया और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर चौधरी ने कमाल को बुलाया, जो उसका सबसे खास आदमी था और जमीनों का हिसाब रखता था। चौधरी को उस पर पूरा भरोसा था। उसने कमाल से कहा कि कोठी के तहखाने में इस लड़की के रहने का इंतजाम कर दो और इसे ऐसे रखो कि किसी को पता ना चले। कमाल लड़की को लेकर चला गया। अब चौधरी सोचने लगा कि 5-7 दिन में बंजारों का हाल पता चल जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो मैं इस लड़की को तहखाने से निकालकर रेशमा से मिलवाऊंगा। वे दोनों बड़े मजे से रहेंगी, खेलेंगी, कूदेंगी और बहुत खुश रहेंगी। ये सोचते सोचते चौधरी की आंख लग गई और वो सो गया। उसे क्या पता था कि उधर बंजारों में क्या खलबली मची हुई थी। ये लड़की, जिसका नाम चंदा था, एक सपेरे की बेटी थी। वही सपेरा जो सांप को दूध पिला रहा था। बंजारों ने जब खेमों के पास घोड़े के पैरों के निशान देखे तो समझ गए कि कोई घुड़सवार उनकी चंदा को उठाकर ले गया है। फिर वे सभी टोली बनाकर उन निशानों के पीछे चलने लगे और शमशेर चौधरी की कोठी के फाटक तक पहुंच गए। चौधरी के कानों में जब शोर की आवाज पड़ी तो वो उठ बैठा और नौकर से पूछा तो पता चला कि कोठी के फाटक पर बंजारों की भीड़ है और वे अंदर आने के लिए शोर मचा रहे हैं। चौधरी पहले तो डर गया, पर फिर सोचा कि डरने से ये लोग और हावी हो जाएंगे। वो उठा और कोठी के बाहर पहुंचा तो बंजारे उसे देखकर चुप हो गए। चौधरी ने अपनी दबंग आवाज में पूछा, तुम लोग यहां क्यों जमा हुए हो? बंजारों ने ललकारते हुए कहा, हमारी एक लड़की इसी कोठी में लाई गई है, हम उसी को लेने आए हैं। चौधरी बोला, यह सब झूठ है, यहां कोई लड़की नहीं लाई गई। बंजारे बोले, हम इस कोठी की दीवारें गिरा देंगे
और अपनी लड़की को लेकर जाएंगे, वरना ईमानदारी से हमारी लड़की हमें सौंप दो। चौधरी बोला, अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी लड़की यहाँ छुपाई गई है तो तुम कोठी की तलाशी ले सकते हो। इसके बाद बंजारे कोठी में घुस गए और तलाशी लेने लगे। कमरे, अस्तबल, छत, रसोई सब जगह देख लिया पर कुछ नहीं मिला। चौधरी ने कहा, देख लिया तुमने, अब वापस चले जाओ। पर बंजारे जिद करते रहे और कहते रहे, हमारी लड़की को वापस कर दो। उस लड़की की मां सीना पीट पीट कर रो रही थी और कह रही थी, चौधरी, इस गरीब मां पर इतना जुर्म मत करो, मेरी बच्ची को मुझे वापस दे दो। बूढ़ा सपेरा बार बार कहता, तुम हमारे सारे जानवर मुफ्त में ले लो, पर हमारी बेटी को हमें वापस कर दो। मगर शमशेर चौधरी के दिल पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अगर ये लोग तलाशी के बाद भी जिद कर रहे हैं तो इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दो। उसी समय बूढ़े सपेरे ने ललकारते हुए कहा, ठहरो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर चौधरी से बोला, चौधरी साहब, आप गांव के मालिक हैं, पर आपने ऐसी नीच हरकत की है जो कोई नहीं करता। हमारे खेमों से यहां तक घोड़े के पैरों के निशान है जो गवाही देते हैं कि हमारी लड़की यहां लाई गई है। अगर तुम उसे वापस नहीं करोगे तो याद रखो, बहुत नुकसान उठाओगे। चौधरी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और बंजारे वापस चले गए। चौधरी बहुत परेशान था। दूसरे दिन बंजारों ने अपने खेमे उखाड़े और सारा सामान घोड़ों पर लाद कर दूसरे इलाके की तरफ चले गए। चौधरी को जब यह पता चला कि बंजारे इस इलाके को छोड़कर चले गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ। चौधरी ने चंदा की देखभाल के लिए कई नौकर रख दिए और उसका पूरा ख्याल रखा कि उसे कोई तकलीफ ना हो। 15 दिन बीत गए पर कोई खास बात नहीं हुई। सिर्फ इतना सुनने में आया कि 3-4 बंजारन औरतें कोठी के आसपास घूमती हुई देखी गई है। चौधरी ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे लगा कि ये औरतें किसी और कबीले की होंगी और चोरी करने के इरादे से घूम रही होंगी। एक दिन की बात है जब चौधरी की बेटी रेशमा खाना खाने के बाद सुस्त सी पड़ गई और बिस्तर पर लेट गई। शमशेर चौधरी ने सोचा कि मौसम बदलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। पर अगली सुबह जब वो देर तक सोती रही तो दाई ने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो ना उठी, न हिली, न डोली। ये देखकर दाई घबरा गई और पागलों की तरह नौकरों से कहने लगी, जाओ, जल्दी करो और चौधरी साहब से कहो कि अपने खानदानी हकीमों को लेकर जल्दी यहाँ आ जाए। रेशमा की तबीयत ठीक नहीं है। चौधरी हकीमों को लेकर दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास आया। हकीम ने रेशमा की नब्ज देखी और अपने थैले से दवा निकालकर उसके मुंह में रखी, फिर उसके सिर पर दवा मली, पर रेशमा ने आंख नहीं खोली। दाई चौधरी से कहने लगी, मुझे लगता है कि मेरी बच्ची पर किसी ने काला जादू कर दिया है, इसीलिए आप औझाओं और झाड़ होक करने वालों को बुलाइए। चौधरी परेशान था। उसने उसी समय औझा और झाड़ होक करने वालों को बुलाया। उन्होंने जितने भी टोने टोटके आते थे सब किए, पर रेशमा वैसे ही लेटी रही। मजबूर होकर चौधरी ने फिर से हकीमों को बुलवाया। हकीम ने उसकी नब्ज देखी पर हाथ रखते ही कह दिया, अब क्या धरा है, ईश्वर ने अपनी दी हुई चीज वापस ले ली। यह सुनकर चौधरी हक्का बक्का रह गया। क्या मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया गया? इन यमदूतों ने मुझे सपेरे की बेटी छीनने का बदला दिया। और फिर चौधरी धम से बिस्तर पर गिर पड़ा। एक तरफ 5 साल की रेशमा को गंगा में बहाने की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ चौधरी को होश में लाने की कोशिश। आखिर बड़ी मुश्किल से चौधरी को होश आया, पर बेटी की मौत का दुख उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेटी भी वो जिसकी खातिर उसने दूसरी शादी नहीं की थी और जिसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने सपेरे की बेटी को उठाकर लाया था। खैर, लोगों ने चौधरी को संभाला और छोटी बच्ची के शव को गंगा में बहा दिया। इधर चौधरी घर में बैठा गहरी सोच में था कि अगर मैं उस सपेरे की बेटी को नहीं उठाता तो मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। वो मन ही मन ईश्वर से कहने लगा, हे भगवान, तूने मुझे इतना बड़ा आदमी बनाया और एक मामूली सपेरे की बेटी के बदले में तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली। ये तेरा कैसा न्याय है? शमशेर चौधरी अब अक्सर उदास रहने लगा। उसमें पहले जैसा गुस्सा नहीं था, ना ही घमंड। जब वो घर से बाहर निकलता तो लगता कि चौधरी बूढ़ा हो गया है। उसकी गर्दन, जो पहले घमंड से ऊपर उठी रहती थी, अब झुकी रहने लगी। उसका सीना अंदर को धंस गया।
अब वो कोई अत्याचार नहीं करता, बल्कि गरीब और मजबूर लोगों से जमीनों का लगान भी नहीं वसूलता। उसने अपने नौकरों से कह रखा था कि हर एक से बड़ी नरमी से पेश आया करो। इस तरह पत्थर का चौधरी अब मोम बन गया था। चौधरी ने सपेरे की बेटी चंदा को अपनी बेटी की तरह पाला, उसके आराम का पूरा ख्याल रखा। चंदा भी अब उसे अपना बाप समझने लगी थी, पर इसके बावजूद चौधरी के दिल में दर्द था। 12 साल इसी तरह बीत गए। चंदा अब जवान हो गई थी। चौधरी जब उसे देखता तो सोचता कि मेरी बेटी रेशमा अगर जिंदा होती तो वो भी आज जवान होती। दूसरी तरफ दाई, जो अब काफी बूढ़ी हो गई थी, वो चौधरी को समझाती और तसल्ली देती, पर बेटी के जाने का दुख किसी तरह कम नहीं होता था। एक दिन खबर मिली कि बंजारों का एक काफिला चौधरी के गांव से कुछ मील दूर आकर रुका है। ये कोई नई बात नहीं थी। साल भर में 2-4 बंजारों के काफिले वहां आते ही रहते थे, क्योंकि उस सड़क के दोनों तरफ चौधरी ने आम के पेड़ लगवा दिए थे और एक कुआं भी खुदवा दिया था, ताकि आने जाने वाले यात्री पेड़ों के नीचे आराम कर सकें और कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इसी सड़क से बूढ़ी दाई भी किसी दूसरे गांव से बैलगाड़ी में वापस आ रही थी। आम के पेड़ देखकर उसने बैलगाड़ी वाले से कहा, बैलगाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दो, मैं पेड़ों के नीचे आराम करूंगी। और फिर बूढ़ी दाई एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गई। उसी समय 4 बंजारन औरतें मटके कमर में दबाए कुएं की तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर बूढ़ी दाई को अचानक अपनी रेशमा याद आ गई कि ऐसी ही बंजारन औरतों के काला जादू करने से रेशमा मर गई थी। ये औरतें पानी लेकर चली गई तो कुछ और औरतें आ गई, पर इस बार नौजवान लड़कियों की टोली थी। देखने में ये लड़कियां सभी साधारण थी, पर उनमें से एक लड़की बहुत सुंदर थी और वो भी उन्हीं की भाषा बोल रही थी, पर उसके नैन नक्श बता रहे थे कि वो उनसे अलग है। उस लड़की को देखते ही बूढ़ी दाई को लगा जैसे वो सच में रेशमा को देख रही हो। फिर उसे ख्याल आया कि रेशमा को तो मरे हुए 12-13 साल हो चुके हैं, पर फिर भी उसकी नजर बार बार उस लड़की पर टिक रही थी। लड़की भी बार बार बूढ़ी दाई को देख रही थी। एक एक करके बाकी सभी लड़कियां कुएं से पानी लेकर चली गई तो सबसे आखिर में उस लड़की ने कुएं से पानी भरा, पर अपनी सहेलियों के साथ वापस जाने की बजाय वो बूढ़ी दाई की तरफ बढ़ने लगी और उसके पास जाकर बोली, बड़ी अम्मा, तुम इतनी उदास क्यों हो और मुझे इतने गौर से क्यों देख रही हो? बूढ़ी दाई ने उसे बड़े प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी रेशमा की याद आ गई। वो भी तुम्हारे जितनी ही सुंदर थी। तुम्हारा चेहरा हूबहू उससे मिलता है, वैसे ही होंठ, वैसे ही गर्दन। अगर वो जिंदा होती तो आज बिल्कुल तुम्हारे बराबर होती। ये कहते कहते दाई की आंखों में आंसू आ गए और उसने बंजारन लड़की को अपने सीने से लगा लिया। वो लड़की उसे तसल्ली देने के लिए इधर उधर की बातें करने लगी और बातों ही बातों में उसने कहा, बड़ी अम्मा, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैं पहले इन बंजारों के साथ नहीं रहती थी, बल्कि किसी अच्छे मकान में आराम से रहा करती थी। मेरे घर में कई नौकर चाकर भी थे और अब तो मैं इन बंजारों के साथ रहने में घबराती हूँ। लड़की इससे पहले कुछ और कहती कि एक आवाज आई, चंदा, तू वहां क्या कर रही है? चल इधर आ। और फिर चंदा अपना मटका उठाकर तेज कदमों से वहां से चली गई। दाई माँ भी उठकर बैलगाड़ी में बैठ गई और बैलगाड़ी सीधा चौधरी की कोठी की तरफ चल दी। चंदा जब उस आवाज देने वाली औरत के पास पहुंची तो कहने लगी, मैंने उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत को देखा था। वो बहुत उदास थी और मैं सिर्फ उसका हालचाल पूछ रही थी। उस औरत ने डांटते हुए कहा, तुझे क्या पड़ी है? खबरदार जो तूने किसी अनजान औरत से बात की। चल, तेरा बाप तुझे बुला रहा है। लड़की अच्छा कहकर एक तरफ चली गई और वो औरत खड़ी खड़ी उसे घूरती रही। बूढ़ी दाई सारे रास्ते उस लड़की के बारे में ही सोच रही थी। घर पहुंचकर उसने शमशेर चौधरी से कहा, चौधरी साहब, यहां से 2.5-3 मील दूर बंजारों का एक काफिला आकर रुका है। मैंने वहां एक लड़की को देखा जो हूबहू हमारी रेशमा जैसी है। बात करने का अंदाज, शक्ल, सूरत, सब कुछ रेशमा जैसा है। अगर रेशमा को मैंने अपनी आंखों से गंगा में बहते नहीं देखा होता तो मैं कह सकती थी कि वो हमारी रेशमा है, पर शायद मेरी बूढ़ी आंखों ने धोखा खाया हो। इसलिए आप जाइए और देखिए कि वो लड़की कौन है। चौधरी अब कमजोर हो गया था और हर वक्त खोया खोया सा रहता था।
पर बूढ़ी दाई के मुंह से ये बातें सुनकर वो ऐसे तड़प उठा जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। बात उस जमाने की है जब एक देश पर एक राजा राज किया करता था। वह राजा बड़ा ही समझदार और होशियार था। वह अभी तक कुंवारा ही था क्योंकि उसे अपनी पसंद की पत्नी नहीं मिली थी। वह चाहता था कि उसकी रानी इतनी खूबसूरत हो कि अगर चांद भी उसे देखे तो शर्मा जाए, और समझदार इतनी हो कि बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने पानी भरे। उसने अपने कुछ खास आदमियों को घोड़े पर दौड़ाया कि ऐसी लड़की जहां पर भी मिले फौरन खबर लेकर आए। मगर कई सालों की तलाश के बाद भी ऐसी कोई लड़की नहीं मिली, क्योंकि जो लड़कियां अक्लमंद और समझदार होती वह खूबसूरत न थी, और जो खूबसूरत होती उनमें अक्ल की कमी थी। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। दिन रात वह इसी चिंता में रहता कि उसके बाद उसकी राजगद्दी का वारिस कौन बनेगा। आखिरकार एक दिन उसके एक मंत्री ने उसे सलाह दी, हुजूर, आप एक गरीब आदमी का भक्ष बनाकर नगर नगर घूमें, और फिर हो सकता है कि आपको कोई लड़की पसंद आ जाए। राजा को अपने मंत्री की सलाह बहुत ही पसंद आई और उसने एक गरीब आदमी का भक्ष बनाया और महल से निकल गया। अभी वह नगर के बाहर ही निकला था कि उसे एक किसान मिल गया। किसान अपने गांव जा रहा था। राजा ने उसे सलाम किया। अरे भाई, तो मैं भी तुम्हें अपनी सवारी पर बिठा लूंगा। किसान ने सर से लेकर पांव तक उसे देखा और हैरान होते हुए बोला, अरे भाई, तुम तो खुद ही पैदल चल रहे हो, तुम मुझे सवारी पर क्या बिठाओगे? राजा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और फिर वह दोनों चुपचाप साथ साथ चलने लगे। वे दोनों थोड़ी ही दूर गए होंगे कि वह एक खेत के पास से गुजरे जिसमें गेहूं की फसल खड़ी झूम रही थी। किसान ने कहा, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, बहुत अच्छी फसल है, लेकिन पता नहीं कि यह कटी हुई है या बिना कटी। किसान चलते चलते रुक गया और चिल्लाकर बोला, अरे भाई, तुम्हें नजर नहीं आता कि यह फसल कटी हुई है या बिना कटी हुई? राजा ने आहिस्ता से कहा, मेरे भाई, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और है लेकिन दिखाई कुछ और देती है। बेचारे किसान की समझ में ये बात नहीं आई। वह चुपचाप आगे ही चलता रहा। अभी वह थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से एक अर्थी जा रही थी। लोग एक मुर्दे को श्मशान घाट ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी की तरफ देखा और किसान से पूछा कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान ने हैरानी से राजा की तरफ देखा और कहने लगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता? भले आदमी, अगर यह जिंदा होता तो इसे श्मशान घाट क्यों ले जाते? तुम्हारे दिमाग का जरूर कोई पेच ढीला है। इसके बाद वह दोनों आगे बढ़ने लगे। चलते चलते शाम हो गई। अब किसान का गांव आ चुका था। उसने राजा से पूछा, अरे भाई, तुम कहां जाओगे? राजा ने कहा, मेरी मंजिल अभी कोसों दूर है, लेकिन मैं सोचता हूं कि सुबह ही आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं थक गया हूं और भूख भी लग रही है। तुम्हारे गांव में क्या कोई सराय होगी? देहाती बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। किसान ने सोचा कि यह बेचारा रात को कहां जाएगा, कहां धक्के खाता फिरेगा। पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। क्यों ना मैं इसे अपने घर ले चलूं। एक रात की ही तो बात है, सुबह तो यह चला ही जाएगा। किसान ने कहा, अरे भाई, ये बहुत छोटा सा गांव है, यहां पर सराय कहां होगी? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहीं पर सो जाना। राजा ने कहा, तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? किसान बोला, 3 आदमी हैं, एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? किसान ने जवाब दिया, अभी नहीं, लेकिन सोचता हूं कि इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूंगा। इतने में वे दोनों किसान के घर पहुंच चुके थे। किसान ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी बड़ी ही बेचैनी से उसका रास्ता देख रही थी। उसने एक अजनबी आदमी के साथ किसान को देखा तो कुछ हैरान सी हुई। किसान का घर था तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा मालूम होता था। ऐसा लगता था कि किसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई इसी मकान पर लगा दी है। एक किनारे पर दिया जल रहा था। तभी अचानक दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और अंदर से एक लड़की बाहर आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे चांदनी खुद जमीन पर उतर आई हो। लड़की ने धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा उसे देखकर हैरान था और फिर संभल कर बोला, कितना खूबसूरत मकान है,
मगर एक ईंट की कमी है। किसान ने जब यह सुना तो झंझना गया। उसे लगा कि मैंने इतनी मेहनत से यह मकान बनवाया था, जबकि यह आदमी कहता है कि इसमें एक ईंट की कमी है। किसान कहने लगा, अच्छा भाई, इन सब बातों को छोड़ो, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों खाना खाते हैं। घर में आलू और साग की भाजी बनी है। पत्नी ने सोचा कि पति का मेहमान आया हुआ है। उसने थोड़ा सा हलवा भी बना लिया। सबने मिलकर खाना खाया। राजा ने भी खाना खाया और हाथ मुंह धोए और कहने लगा कि रात का खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहला करता हूँ। यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। दरवाजा बंद कर लो। किसान ने दरवाजा बंद किया और कहने लगा, बड़ा ही अजीब आदमी है यह। रास्ते भर ऐसी ऐसी बातें करता हुआ आया है कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। और फिर किसान ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें अपनी लड़की को बता दी। लड़की ने एक एक शब्द बड़े ही गौर से सुना और कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई बेवकूफ नहीं, बल्कि बड़ा ही अक्लमंद है। किसान झल्लाकर बोला, अरे बिटिया, जरा सोच तो, हम दोनों पैदल ही जा रहे थे कि इसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे तो मैं तुम्हें सवारी पर बिठा लूंगा। ऐसी बात भला कोई अक्लमंद आदमी कैसे कर सकता है। लड़की धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, पिताजी, उसका यह कहना बिल्कुल सही था। जब कोई आदमी सफर करता है तो थोड़ा सा फासला भी कांटे नहीं कटता, लेकिन अगर दो आदमी साथ साथ चलें तो बातें करते करते लंबा सफर भी कम लगने लगता है। सवारी में बिठाने का उसका मतलब यही था कि आओ मेरे साथ चलो और हम दोनों बातें करते हुए चलेंगे तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगी और तुम यूं समझोगे जैसे किसी सवारी पर जा रहे हो। किसान हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगा और फिर बोला, खैर चलो, यह बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आरती को देखकर इसने यह क्यों कहा कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा। लड़की ने जवाब दिया, पिताजी, इस बात का भी बड़ा ही गहरा मतलब है। अगर कोई बहुत ही ईमानदार, अच्छा और लोगों की भलाई करने वाला इंसान मरता है तो लोग उसके मरने के बाद भी उसे याद रखते हैं। वह लोगों की यादों में भी जिंदा रहता है। लेकिन इसके अलावा जब दूसरे लोग मरते हैं तो लोग उसके मरने के बाद उसे भूल जाते हैं। उसके पूछने का मतलब यही था कि मरने वाला यह इंसान किस तरह का इंसान है। यह सुनकर किसान हक्का बक्का सा रह गया और फिर उसे एक बात और याद आ गई। वो कहने लगा, लेकिन इसने खड़ी फसल को देखकर यह क्यों पूछा कि यह कटी हुई है या बिना कटी हुई। लड़की बोली, बात यह है पिताजी कि कुछ किसान फसल के कटने से पहले ही उसे बेच देते हैं। हो सकता है कि उस खेत के मालिक ने भी अपनी फसल पहले ही बेच दी हो। इस हालत में तो फिर उसके लिए यह खेत की फसल कट ही चुकी है और उसने फसल का दाम भी वसूल कर लिया होगा। किसान ने हैरानी भरी नजरों से अपनी बेटी को देखा और फिर अपना सिर धुनते हुए बोला, हो सकता है बेटी कि तुम्हारी यह बात भी ठीक हो, लेकिन इसने मेरे मकान के बारे में यह क्यों कहा कि मकान तो बहुत खूबसूरत बना है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। लड़की कुछ चिल्लाई और फिर शर्माकर बोली, पिताजी, यह बात उसने मकान के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए कही थी, क्योंकि मेरे आगे का दांत टूटा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ तो यह खिड़की साफ दिखाई देती है। मकान मैं हूँ और ईंट मेरा दांत है। उधर राजा असल में सैर करने के लिए नहीं गया था, वह तो दरवाजे पर ही खड़ा था और उनकी बातें सुन रहा था। लड़की ने जब अपनी बात खत्म की तो राजा ने दरवाजा खटखटाया। किसान ने दरवाजा खोला और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूं और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे जिस तरह की पत्नी चाहिए थी वह आज मुझे मिल गई। ये कहकर राजा ने अपनी कमर में बंधी हुई एक थैली खोली, उसमें से 100 सोने की अशर्फियां निकाली और किसान को देते हुए कहा, इन अशर्फियों से अपनी लड़की के लिए कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं महल वापस जा रहा हूं। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कोई सपना है या हकीकत। राजा अपने महल लौट आया और उसने अपने मंत्री को शादी की तैयारियां करने का आदेश दिया। ठीक 1 हफ्ते के बाद राजा की शाही बारात उस गांव में आई, मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 4 दिन तक उस गांव में ऐसी चहल पहल रही कि लगता था कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। दूर
दूर तक के गांव को दावत दी गई। लोगों में इतना धन बांटा गया कि 20-20 कोस दूर तक कोई आदमी गरीब न रहा। राजा ने विवाह किया और अपनी सुंदर और खूबसूरत रानी को लेकर महल में वापस आ गया। लड़की के माता पिता खुश थे कि उनकी बेटी एक महल की रानी बन गई है। लड़की भी खुश थी कि उसे पति के रूप में एक राजा मिल गया है, और साथ ही साथ राजा भी खुश था कि उसे उसकी पसंद की रानी मिल गई है। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। बात उस वक्त की है जब सोनपुर नाम के एक राज्य में कई छोटे छोटे गांव थे। इन्हीं में से एक छोटे से गांव में कुंदन नाम का एक आदमी रहता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक घास फूस और मिट्टी की झोपड़ी थी, लेकिन ऐसी गरीबी की हालत में भी वह बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। उसके घर में 4 सदस्य थे, कुंदन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। गांव वाले अक्सर कुंदन से पूछते, कुंदन, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती? इस पर कुंदन उन्हें मुस्कुराकर कहता, मेरे घर में सुख और शांति है। धन दौलत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। उस गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ तो बहुत अमीर लोग थे, जिनके घर महलों जैसे थे और उनके घरों में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। वे लोग गरीबों को कुछ नहीं समझते थे। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे, जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी। कुंदन मेहनती होने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भी था। उसे मेहनत मजदूरी करके जो भी मिलता, वह उसे ईश्वर की इच्छा समझकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते कि उसे भूखा भी रहना पड़ जाता। ऐसी हालत में जब वह किसी से सहायता मांगने के लिए जाता, तो गांव के अमीर लोग उससे कहते, तुम तो हमेशा यही कहते हो कि तुम्हारे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती और यह सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा है। तो जाओ, जाकर अपने ईश्वर से रोटी मांगो और हमारे सामने हाथ क्यों फैलाते हो? उन अमीर लोगों की यह बातें सुनकर कुंदन का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वह अपने आप को समझाता कि ईश्वर के घर में देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अवश्य ही मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे। बात असल में यह थी कि कुंदन की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वह भी था जब वह बहुत अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बहुत बड़ा घर था और वह भी कभी सोनपुर नगर में जाकर व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह अपने हर ग्राहक से बड़े प्यार से बात करता और पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता। उसके मन में कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच नहीं आया, इसलिए उसके सामान की कीमतें भी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले बहुत कम होती थी, जिसके कारण आसपास के व्यापारी उससे बहुत ईर्ष्या करते थे। वे समझते थे कि जब तक इस बाजार में कुंदन की दुकान है, तब तक उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर एक षड्यंत्र रच डाला कि क्यों न कुंदन को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाए। और एक दिन सभी व्यापारियों ने मिलकर अपनी मिली भगत से एक दूसरे शहर के व्यापारी को बुलाया, जिसका नाम रोशन था। उसे कुंदन के पास भेजा। रोशन भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वह हमेशा अपने काफिले के साथ यात्रा करता रहता था, लेकिन वह अक्सर बेईमानी से काम करता और लोगों को ठगता। जब रोशन नाम का यह बेईमान व्यापारी कुंदन के पास पहुंचा, तो उसके सामने वह ऐसे पेश आने लगा जैसे कि वह एक बहुत ईमानदार व्यापारी है, और कहने लगा, मैं एक दूसरे नगर चांदपुर से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़ों की और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत तारीफें सुनी हैं। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं है। चांदपुर से मेरा एक दूसरा काफिला आ रहा है, जो कि मेरे भाई के साथ आ रहा है। उसके पास भी काफी सामान है। वह जैसे ही सोनपुर के बाजार में पहुंचेगा, तो मैं उससे रकम लेकर तुम्हें कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। वह आज शाम तक आ ही जाएगा। कुंदन ने उस व्यापारी को बड़े गौर से देखा और कहने लगा, भाई, आप एक बहुत नेक आदमी मालूम होते हैं। व्यापार में एक
दूसरे पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूं। शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको मेरे पास ही बैठना होगा। रोशन ने कहा, हाँ, मैं यहीं पर हूं, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब कुंदन ने उस बेईमान व्यापारी के घोड़ों पर अपना सारा सामान लदवा दिया और फिर वह सभी घुड़सवार अपना काफिला ले सोनपुर के बाजार से निकल गए, जबकि वह बेईमान व्यापारी वही कुंदन के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा, जबकि वह मन ही मन में सोच रहा था कि अब किस तरह से यहां से फरार हुआ जाए। शाम होने पर जब मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी तो वह व्यापारी कुंदन से कहने लगा, चलो भाई, मंदिर में पूजा का समय हो गया है, हम भी चलकर भगवान के दर्शन करते हैं और माथा टेक लेते हैं। फिर कुंदन उस व्यापारी के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। वे दोनों मंदिर में एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका। उसके बाद कुंदन ने देखा कि वह व्यापारी मंदिर में मौजूद नहीं था। कुंदन ने उस व्यापारी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच में वह कहीं पर भी उसे नजर न आया। तब घबराकर कुंदन वापस अपनी दुकान की तरफ दौड़ा। जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि व्यापारी वहां पर भी मौजूद नहीं था। यह देखकर अब कुंदन परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वह अपनी दुकान पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी को कोई काम आ गया होगा, इसीलिए वह चला गया। 1-2 दिन में उसका काफिला वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन बीते, ना तो व्यापारी की कोई खबर लगी और ना ही उसका कोई काफिला आया। अब तो कुंदन को भी यह बात समझ में आ गई थी कि वह व्यापारी कोई बहरूपिया था जो उसका सब कुछ लूट कर ले गया। इधर कुंदन ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था और अब उसे वह कर्ज वापस करना था। इसलिए कुंदन, जो कि कल तक एक खुशहाल आदमी था, आज गरीब और मजबूर दिखाई दे रहा था। अब तो कर्जदार उसके घर के चक्कर लगाने लगे। तब परेशान होकर एक दिन कुंदन अपने बीवी और बच्चों को लेकर गांव से बाहर जाकर एक झोपड़ी में बस गया। वह झोपड़ी में रहकर अपना समय बिताने लगा। लेकिन कुंदन की मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। वह दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। अपनी गरीबी के बावजूद भी कुंदन ने कभी हौसला नहीं हारा था। वह हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों को यही कहता कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, वह एक दिन हमारी जरूर सुनेगा। लेकिन अभी तो उसके लिए मुसीबतें और भी आने वाली थी। कुंदन को लगता था कि शायद वह जल्दी ही इन परिस्थितियों से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होने वाली थी। एक दिन गांव में बहुत जोरदार बारिश हुई और गांव में जितने भी गरीब लोगों के घर थे, उनकी झोपड़ियां पानी में बह गई। लेकिन अमीर लोगों के आलीशान घर वहीं के वहीं खड़े रहे। अब तो कुंदन के पास सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने लगे। उसकी पत्नी हर रात आंसू बहाती रहती, लेकिन कुंदन उसे दिलासा देते हुए समझाता, भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हमारा सब कुछ छीन लिया, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा है मेहनत करेंगे और ईश्वर हमारी एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मैं भी आपके साथ हूं। एक दिन की बात है, उस नगर का एक सेठ जिसका नाम मोतीलाल था, जो कि वहां का सबसे बड़ा व्यापारी था, उसके पास भेड़ बकरियों का एक बहुत बड़ा रेवड़ था। उसे अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए एक नौकर की तलाश थी। कुंदन को जब इस बारे में पता चला तो वह सेठ मोतीलाल के पास पहुंचा। सेठ मोतीलाल ने कहा, पिछले कई दिनों से मेरी भेड़ बकरियों को चराने वाला छुट्टी पर गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल तुम कर सकते हो। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। कुंदन ने तुरंत ही हां कह दी। अब तो वह हर रोज अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता। वह सारा दिन भेड़ बकरियों को चराता रहता। अब गांव के लोग उसे कुंदन चरवाहे के नाम से पुकारने लगे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे जब कुछ पैसे मिलते तो वह उन पैसों से खाने का सामान खरीद कर घर ले जाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता। कभी कभी वह खुद भूखा रह जाता और पानी पीकर ही रात बिता लेता, लेकिन उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हालात जरूर बदलेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।